माय चैनल कोडशाला। तो आज जो हमारा टॉपिक है जिसे हम पढ़ने वाले हैं वो है स्विच केस कंट्रोल स्टेटमेंट। तो स्विच केस इफ एल्स की तरह ही काम करता है। इफ एल्स की बात हम पहले कर चुके हैं। तो स्विच केस जब इफ एल्स की तरह ही काम करता है तो हमें स्विच केस पढ़ने की क्या ज़रूरत है, इफ एल्स से ही क्यों ना हम काम चला लें। तो बिल्कुल ये आपकी चॉइस है कि आपको इफ एल्स प्रेफर करते हो या स्विच केस प्रेफर करते हो। एज सच कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको हमेशा एफ एल सी यूज़ करना चाहिए या स्विच केस ही यूज़ करना चाहिए। दिस डिपेंड्स ऑन योर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस और कौन सा आपको ज़्यादा फ्रेंडली लगता है, कौन सा आपको ज़्यादा क्लियर लगता है। कुछ लोगों का मानना है कि स्विच केस स्टेटमेंट कंट्रोल स्टेटमेंट कुछ केसेस में ज़्यादा क्लैरिटी प्रोवाइड करता है इफ एल्स के कंपैरिजन में। कुछ लोग कहते हैं नहीं इफ एल्स ही ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, राइट। लेकिन फिर भी क्योंकि ये सिलेबस का हिस्सा है और दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर स्टेटमेंट स्विच केस, तो हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि आप जब भी आगे कभी प्रोग्रामिंग करेंगे या किसी प्रोग्राम को मेंटेन करेंगे तो यू विल फाइंड स्विच केस देयर। तो स्विच केस कैसे काम करता है ये हम देख लेते हैं। इसका जो सिंटैक्स है वो बड़ा आसान है। आप लिखते हैं स्विच के बाद पैरेंथेसिस, और इस पैरेंथेसिस में आप कोई वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए सपोज मैंने वैल्यू प्रोवाइड की 1 जो कि एक इंटीजर है। इसके बाद आप एक करली ब्रेस लगाते हैं, राइट। और ये करली ब्रेस आपके यहाँ मान लीजिए बंद हो गया। दिस इज ओपनिंग करली ब्रेस एंड दिस इज क्लोजिंग करली ब्रेस। अब इन करली ब्रेसेस के अंदर आप लिखते हैं केस स्टेटमेंट। तो जैसे मैंने लिखा ये केस स्टेटमेंट, केस फॉलोड बाय यानी एक स्पेस देना है, उसके बाद आप लिखेंगे 1, राइट, और फिर एक कोलन लगाएंगे। तो अब यहाँ पर आपको वो स्टेटमेंट लिखने हैं इस कोलन के बाद जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो व्हेन दिस केस विल मैच विद द वैल्यू दैट इज बीइंग पास्ड इन स्विच। तो स्विच में जो वैल्यू पास की जा रही है उससे जब ये वैल्यू मैच करेगी तो ये वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। तो वो हम अब लिखने जा रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखते हैं printf 1, राइट, कुछ इस तरह से। और एक और केस लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, दूसरा केस 2, और यहाँ लिख देता हूँ printf 2। तो अब देखते हैं कि भाई क्या होगा। देखो यहाँ पर स्विच के अंदर तो आपका पास की गई है वैल्यू 1, राइट। तो ये किस से मैच करेगी, किस केस से मैच करेगी, केस 1 से या केस 2 से। तो डेफिनेटली ये केस 1 से मैच करेगी क्योंकि इस केस का जो लेबल है वो क्या है 1। तो ये लेबल जो है आपका ये इस वैल्यू से मैच करना चाहिए। अगर ये इससे मैच कर गया तो ये वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए 1 की जगह मैंने वैल्यू पास की होती 2, तो फिर ये वाला केस मैच नहीं करता। ये 2 होता तो 2 के साथ कौन सा लेवल मैच करता, ये लेवल मैच करता। तो ये जो हमारा सेकंड वाला केस है ये एग्जीक्यूट होता, मेरी स्क्रीन पर प्रिंट होता printf 2, राइट। लेकिन इसमें कैच है। मान लीजिए अगेन यहाँ पर वैल्यू जो स्विच में पास की थी वो पास की थी हमने 1 ना कि 2। तो अब क्या होता है जब आप 1 पास करते हो तो ये केस इस लेवल से मैच करता है 1, तो ये printf 1 आपकी स्क्रीन पर एग्जीक्यूट होता है। लेकिन ये एग्जीक्यूशन, ये जो फ्लो है ये रुकता नहीं है। printf के बाद ये अगले केस पर चला जाता है ऑटोमेटिकली, और ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर 2 भी प्रिंट हो जाता है। तो ऐसा कुछ केसेस में हम चाहते हैं कि भाई ये केस प्रॉपरली फ्लो हो, पहले ये केस 1 फ्लो हो, फिर 2 फ्लो हो, और ऑनवर्ड सारे केस फ्लो हो। लेकिन कई बार हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो ये वैल्यू पास की गई है वही वाले पर्टिकुलर केस एग्जीक्यूट हो। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर ब्रेक लगा दूंगा, वैसे ये तो लास्ट है केस 2 मान लीजिए, यहाँ पर तो ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एज ए प्रैक्टिस में ब्रेक लगा देता हूँ। तो जहाँ भी आप इस ब्रेक को देखेंगे ना तो उसके बाद ये फ्लो फर्दर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अब अगर मैंने यहाँ पर स्विच के अंदर 1 पास किया है तो कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा 1, और सिर्फ 1 वाला केस ही, इसी 1 लेवल वाला केस ही एग्जीक्यूट होगा। केस 2 ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये था पूरे स्विच केस का सीन। इसमें एक आखिरी स्टेटमेंट केस के अलावा एक और कीवर्ड है जो हम यहाँ यूज़ करते हैं, तो उसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट। तो मैं इसे यहाँ से थोड़ी देर के लिए रब कर देता हूँ और इसको इधर लगा देता हूँ, और यहाँ पर एक और स्टेटमेंट जोड़ता हूँ डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के लिए printf लिख देता हूँ, मान लीजिए डिफ़ॉल्ट। तो बात ये आती है कि डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट कब होगा, ये वाला कीवर्ड, ये लेबल कब एग्जीक्यूट होगा। देखो अगर आपने 1 पास किया यहाँ पर तो डेफिनेटली सिर्फ केस 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर आपने यहाँ पर 2 पास किया
तो केस 2 एग्जीक्यूट होगा और ब्रेक लग जाएगा उसके बाद। लेकिन आपने 1 या 2 के अलावा कुछ भी पास किया, मान लीजिए मैं 4 पास कर देता हूँ, तो आप देखोगे 4 तो यहाँ ना इस लेबल से मैच हो रहा है ना इस लेबल से मैच हो रहा है। तो 4 किस लेबल से मैच हो रहा है? तो 4 किसी लेबल से मैच नहीं हो रहा। तो जब आपका पास की गई वैल्यू स्विच के अंदर किसी लेवल से मैच नहीं करती, तो ऑटोमेटिकली जो कंट्रोल होता है वो कहाँ चला जाता है? डिफ़ॉल्ट पर। तो आपकी स्क्रीन पर क्या लिख के आएगा? डिफ़ॉल्ट। बस इतना ही है स्विच केस के बारे में जो याद रखने लायक है। तो इसको अब हम एक एग्जाम्पल, एक प्रोग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ अपने GDB कंपाइलर पर आता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ। एक लेता हूँ स्विच स्टेटमेंट, स्विच में के बाद ये पैरेंथेसिस लगा के वैल्यू 1 पास करता हूँ और यहाँ केस स्टेटमेंट्स लेता हूँ। केस के बाद एक लेवल 1 लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ printf और printf के अंदर वैल्यू पास कर देता हूँ 1 के बाद ब्रेक लगा देता हूँ। इसके बाद दूसरा केस लेता हूँ केस 2 के बाद एक और printf, यहाँ पास कर देता हूँ वैल्यू 2 और इसके बाद भी एक ब्रेक और यहाँ फाइनली एक डिफ़ॉल्ट भी लगा लेते हैं, डिफ़ॉल्ट। और डिफ़ॉल्ट के लिए मैं printf कर देता हूँ वैल्यू डिफ़ॉल्ट। तो ये भाई मेरा स्विच केस बन के तैयार हो गया। अब एज एक्सपेक्टेड इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 1। अगर स्विच की 1 की जगह मैं 2 पास कर देता हूँ तो रिज़ल्ट आएगा 2। अगर 1 2 के अलावा मैं कुछ भी पास करता हूँ, मान लीजिए 4 पास करता हूँ, तो आप देखेंगे कि रिज़ल्ट आएगा डिफ़ॉल्ट, क्योंकि यहाँ पर इस केस में कोई भी लेबल मैच नहीं हो रहा। तो जब कोई भी लेबल मैच नहीं करता है तो फिर क्या मैच करता है? डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली मैच कर जाता है और मेरी स्क्रीन पर डिफ़ॉल्ट यहाँ के प्रिंट हो जाता है। इसके अलावा जो मैं बात बताना चाह रहा था आपको वो ये है कि क्या स्विच के अंदर हमेशा हमें इंटीजर ही पास करने पड़ेंगे? स्विच वैल्यू पे जो पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू पास करेंगे, क्या वो हमेशा इंटीजर होंगे? जी नहीं, ये आपके कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए पास करता हूँ, तो मान लीजिए यहाँ पर मैं ए लिखता हूँ, तो आप देखोगे कि ए से ए लेबल मैच कर जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा 1, राइट। तो इसके अलावा आप यहाँ पर स्विच के अंदर जो वैल्यू पास कर रहे हैं वो वैल्यू ना हो के एक वेरिएबल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं x इक्वल्स टू मान लीजिए 2 लिखता हूँ और स्विच के अंदर मैं x पास कर देता हूँ। तो जब मैं स्विच के अंदर x पास करता हूँ तो आप देखोगे कि जो सेकंड केस है दैट विल मैच, तो मेरी स्क्रीन पर आ जाएगा 2। अगर मैं 4 लिखता हूँ तो यू विल सी कि नथिंग विल मैच, सो डिफॉल्ट वैल्यू विल बी प्रिंटेड। नाउ द क्वेश्चन इज, कैन आई हैव फ्लोट ऑल्सो? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी हो सकते हैं क्या x की जगह? तो मान लीजिए इधर मैं ऐसे बना देता हूँ एक फ्लोटिंग पॉइंट और यहाँ 4.1 वैल्यू ले लेता हूँ और देखते हैं कि क्या होता है। ओहो, स्विच क्वांटिटी नॉट एन इंटीजर। तो ये कहता है कि आपकी स्विच क्वांटिटी को एक इंटीजर ही होना पड़ेगा। तो फिर आप पूछोगे कि ये कैरेक्टर कैसे चल रहा था फिर अगर इसे हमेशा इंटीजर ही होना पड़ेगा? इफ एरर इज दैट कि स्विच क्वांटिटी शुड ऑलवेज बी एन इंटीजर, तो ये क्यों हो रहा था भाई, ये क्यों काम कर रहा था? तो इसका कारण ये है कि हम पहले शायद पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ अगर याद हो, कि कैरेक्टर और इंटीजर्स ये आपस में इनका भाईचारा होता है। देयर इज़ अ ग्रेटर ब्रदरहुड, ये आपस में शेयर होते हैं। ये जो कैरेक्टर वैल्यू होती है ना, जब ये स्टोर होती है आपके इस वेरिएबल के अंदर, आपके कंप्यूटर में, मशीन में स्टोर होगी, तो दिस विल बी स्टोर्ड इन इट्स करस्पॉन्डिंग आस्काई वैल्यू। तो इसके जो करस्पॉन्डिंग आस्काई वैल्यू है उसकी तरह स्टोर होती है। और आस्काई वैल्यू क्या होता है? वो एक इंटीजर होता है। तो अगेन यहाँ पर इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर क्या हो जाता है? एक इंटीजर हो जाता है। तो दैट आस्काई वैल्यू इज मैच्ड विद दिस आस्काई वैल्यू, सो दिस इज द रीजन व्हाई इट वाज वर्किंग। तो आपका ये स्विच और केस, दे कैन बी कैरेक्टर, दे कैन बी इंटीजर, बट दे कैन नॉट बी फ्लोट। सो दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। सो आई थिंक आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस एग्जाम्पल से, इस प्रोग्राम से। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे फटाफट लाइक कर दो इस वीडियो को, और ऑफकोर्स सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस चैनल को। थैंक यू। तो यहाँ स्विच केस पर एक बड़ा क्लासिकल क्वेश्चन बनता है। ये पूछा जाता है कि अगर आपको कुछ अमाउंट दिया जाता है तो आपको उस अमाउंट को करेंसी नोट्स में कन्वर्ट करना है कि मिनिमम कम से कम कितने करेंसी नोट्स लगेंगे उस अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसे मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो आपको अमाउंट दिया गया है 205, तो आपसे पूछा जाता है इस 205 को अगर करेंसी नोट्स में हमें कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो कोई कह सकता है कि भाई अगर डॉलर्स यूज़ करते हो या इंडियन रुपीज़ आप यूज़ करते हो तो कह सकते हो कि भाई एक 1
200 रुपी नोट लगेगा मुझे, 200 रुपी नोट एंड 5 रुपी नोट, राइट। तो ये वो मिनिमम रुपी नोट हैं, करेंसी नोट्स हैं जो हमें ज़रूरत पड़ेगी, लगेंगे इस 205 को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि 205 या का करेंसी नोट नहीं आता। जो करेंसी नोट्स नॉर्मली इंडिया में अवेलेबल हैं वो हैं 2000 रुपी नोट, 1000 रुपी नोट, 500 रुपी नोट, 200 रुपी नोट, और मान लीजिए एक और ले लेते हैं 5 रुपी नोट ले लेते हैं, 1 रुपी नोट ले लेते हैं। तो इतने हमारे पास करेंसी नोट्स डिनोमिनेशंस अवेलेबल हैं, और इन्हीं डिनोमिनेशंस का यूज़ करके अगर हमें ये बताना है कि 205 रुपये में कितने नोट्स लगेंगे कम से कम, तो उसका आंसर होगा ये, एक 200 रुपये का नोट और एक 5 रुपये का नोट। अब देखिए इसका आंसर तो ये भी हो सकता है कि एक एक रुपये के 205 नोट्स लगें, लेकिन वो गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसमें 205 करेंसी रुपी नोट चाहिए। हमारा क्वेश्चन ये था कि कम से कम कितने नोट लगेंगे, तो कम से कम मिनिमम वैल्यू है वो कैसे निकलेगी, एक 200 रुपी नोट और एक 5 रुपये नोट। तो इसको अगर हमें प्रोग्राम के थ्रू बनाना है, दैट टू यूजिंग स्विच केस, तो इसे हम कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ इस प्रोग्राम को हटाता हूँ और यहाँ आप देखोगे कि वापस मेरे पास मेरा मेन फंक्शन आ गया। तो यहाँ पर अब मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, x इक्वल्स टू मान लीजिए 205 ही ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो x में वैल्यू आ गई 205, और अब मुझे बताना है कि 205 में कितने करेंसी नोट्स लगेंगे मिनिमम मुझे, स्विच केस के थ्रू। तो मैं यहाँ स्विच में ये x पास कर देता हूँ वैल्यू, और इंस्टेड ऑफ x आई वुड रादर पास 2000। देखिए कैसे, क्या मतलब है 2000 का। तो यहाँ पर 2000 का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर एक केस बनाता हूँ, उसके साथ लेबल लेता हूँ 2000, और इसके अंदर लिखता हूँ printf। तो printf में है, यहाँ लिखूँगा 2000 रुपीज़ नोट्स इक्वल्स टू, और यहाँ एक %d लगा दूंगा, और यहाँ मैं लिखता हूँ, देखिए x जो भी था डिवाइडेड बाय 2000। तो जब आप x को 2000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, राइट। क्वोशेंट क्या आएगी, 0 आएगी। तो एक्चुअली यहाँ पर 2000 रुपी नोट्स मेरी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इस x को अपडेट करना है। x को अपडेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, x इक्वल्स टू x मॉडुलस ऑपरेटर एंड देन 2000। तो अब इससे क्या होगा, ये जो भी आपका x जो भी वैल्यू थी ओरिजिनल, उसको मैं 2000 से फिर से डिवाइड करूंगा, लेकिन इस बार क्वोशेंट की जगह मैं रिमाइंडर ले लूंगा। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो मेरे x के अंदर आ जाएगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, ब्रेक नहीं लगाऊंगा, याद रखेंगे यहाँ पर ब्रेक ना लगा के क्या करता हूँ, मैं अब लिखता हूँ कि अब 1000 रुपये के कितने नोट लगेंगे, राइट। तो मैं यहाँ लगाता हूँ 1000 कोलन, यहाँ मैं लिखता हूँ printf 1000 रुपीज़ नोट्स इक्वल्स टू %d, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं x डिवाइडेड बाय 1000, राइट। इसी तरह x को अपडेट करता हूँ, x इक्वल्स टू x मॉडुलस ऑपरेटर एंड 1000। इसी कोड को अब मैं रिपीट कर देता हूँ, इंस्टेड ऑफ 1000 अब मुझे क्या कर देना है, 1000 के अलावा कितने हैं, 500 रुपये के नोट। तो 500 लिख दूंगा मैं यहाँ पर, और यहाँ भी 500, यहाँ भी 500, और यहाँ भी 500। इसके बाद अगला केस ले लेंगे, वो आएगा हमारा 100 का। इसी तरह से मैं सारे केसेस को कंप्लीट कर दूंगा। तो ये प्रोग्राम बनके तैयार हो गया। केस के बाद आपका डिनोमिनेशन, जैसे 2000 का डिनोमिनेशन फॉलोड बाय कोलन, 1000 फॉलोड बाय कोलन, 500 फॉलोड बाय कोलन, और यहाँ मैं लेता गया 2000, 1000, 500, 100, 50, 10 और 5 के डिनोमिनेशंस। तो साथ में मैंने एक न्यू लाइन ऑपरेटर और ऐड कर दिया है प्रिंटफ स्टेटमेंट के बाद, ताकि हर प्रिंटफ के बाद आपकी लाइन चेंज होती रहे। तो इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और देखता हूँ कि 205 रुपये में कितने नोट्स लगते हैं। तो आप देखिए 205 रुपये में 2000 के 0 नोट, 1000 के 0 नोट, 500 का 0 नोट, लेकिन 100 के 2 नोट लगेंगे, 50 का 0, 5 का 1। वेरी गुड। एक और चेक कर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ 205 मान लीजिए मैं लगाता हूँ इसे 2205, 2205, और देखते हैं 2205 में कितने नोट। देखिए 2000 का 1 नोट, 100 के 2 नोट और 5 का 1 नोट। तो
तो ये प्रोग्राम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है और ये बड़ा क्लासिकल प्रोग्राम है जो अक्सर पूछ लिया जाता है। और यहाँ पर ख़ास बात ये है कि हमने ब्रेक स्टेटमेंट कहीं भी यूज़ नहीं करा। तो ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ नहीं किया तो क्या होता है, पहले 2000 का ये चेक होता है कि 2000 के कितने लगेंगे, फिर ऑटोमेटिकली फ्लो आपका नीचे जाता है, डाउन जाता है, तो 1000 का चेक हो जाता है, फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं, फिर ये हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम चल पड़ता है। तो आई होप ये प्रोग्राम सबको समझ आया होगा। सो इफ़ यू like this program, like this approach, then do like this video and share this video with your friends. Subscribe this channel, and yes, take care of you.